खुर्रम साहब, इशू सिर्फ ये है कि इस मरतबा जो IMF की डील जिस तरह से हमें नाक रगड़ रगड़ के मिली है, कुछ लोग कहते हैं ये आखिरी चांस है। बहुत ही ज्यादा अगर कोई बहुत एग्जैजरेटेड बात कोई करना चाहे या बहुत लेवरेज दे तो वो कहे ये सेकेंड लास्ट चांस है। दुनिया का पेशेंस, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पेशेंस और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर लोगों का पेशेंस भी अब खत्म हो रहा है। अगर अभी भी आपने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी कि किस तरीके से टैक्स लेवल के लिए तमाम लोग जो हैं एटलीस्ट एक जैसा टैक्स नहीं लेकिन एटलीस्ट टैक्स तो दें, और अगर आपने कट डाउन नहीं करने अपने खुद के खर्चे तो कितना हमारे पास और मार्जिन होगा? ये जो भी नए पैसे आए ये भी एक दिन खत्म हो जाने हैं। बहुत मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए देखें, ये अगर आप नहीं करेंगे, जो आपने कहा ना सेकंड लास्ट चांस था, ये लास्ट चांस था, मेरे हिसाब से ये लास्ट चांस है। अच्छा, क्योंकि 24वां प्रोग्राम आपको मिल गया है और अब आप ये समझ रहे हैं कि बला टल गई है। बला टली नहीं है, इनफैक्ट बला का टाइम थोड़ा सा आगे हो गया है, 6 महीने कह लें, 9 महीने कह लें। और बेसिकली इसमें अब अगर आप नहीं करेंगे, जो कि मुझे लगता है नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इसको चीजों को हम हल नहीं करेंगे, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, और जिसकी वजह से IMF आपसे करवाएगा। अभी आप ये देखें कि ये जो क्वार्टर शुरू हो गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड में और अक्टूबर से थोड़ा पहले एक और रिव्यू आएगा IMF का। उस वक्त तक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी और आपका पहला जो टारगेट हिट हो रहा होगा, जो कि पूरा नहीं हो रहा होगा, वो होगा टैक्स का। क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमी में वैसी है नहीं कि टैक्स इकट्ठा हो, और सही जगहों से टैक्स हमने इकट्ठा किया नहीं है, ना लगाया है, तो डेफिनेटली आपको वो एक टफ टाइम देगा। और एक और हो सकता है टैक्स की एक जो है ना वो डिसीजन मजीद आए कि टैक्स मजीद बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे बढ़ाएं या नए टैक्स पेयर्स को ऐड करें। अब ये देखना होगा केयर टेकर गवर्नमेंट नए टैक्स पेयर्स को ऐड करती है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4-5 एरियाज हैं जो हम, मेरे ख्याल में अब तो ये रट चुका होगा जो भी पॉलिसी मेकर को भी। उसमें रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है जिसका तकरीबन 20% है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, और हार्डली 1% टैक्स। इसी तरह एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो तकरीबन 24% है इकोनॉमी में, वो भी हार्डली कोई 1% टैक्स देते हैं। तो आप ये देखिए कि 45% रफली जो पूरी मईशत का साइज है उसका पूरे टैक्स का जो है वो सिर्फ 2% देता है, और बाकी जो 55% है वो 98% टैक्स देता है। डिसबैलेंस है। और उसके अंदर ऑफ कोर्स जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि सैलरीड क्लास जो है उन पे बर्डन बहुत ज्यादा है नेचुरली, और सैलरीड क्लास जो प्राइवेट सेक्टर की है वो फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरीड क्लास को। इशू ये है गवर्नमेंट सेक्टर के जो है सैलरीज बढ़ जाती हैं तो उनको वहां से टैक्स एडिशनल लगता भी तो कुछ फर्क इतना पड़ता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज बेचारों की ग्रोथ के साथ होती हैं, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली उनको फिर थोड़ा बहुत मिलता है, बट टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे देखिए मेनली कंसर्न क्या है, मेनली कंसर्न ये है कि इस वक्त किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी भी इंक्लूडिंग द करंट वन, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि देखें मिसाल के तौर पर 6 महीने बाद कोई भी पार्टी आती है या कोलिशन गवर्नमेंट भी आती है, कुछ भी होता है, किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। और इससे और ज्यादा मुझे कंसर्निंग जो बात लगती है वो ये कि इस वक्त जो डेप्थ है ना प्रॉब्लम की, वो किसी को पता ही नहीं है कि डेप्थ कितनी है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी मेकर्स की, तो उनको यही नहीं पता कि हमें 80-88 अरब डॉलर की अरेंजमेंट करनी है अगर इकोनॉमी को एक सर्टन लेवल पे चलाना है अगले 3 साल। और अगर हमें डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम नहीं पता तो हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? ये ज्यादा खौफनाक बात है। अभी जो आप ये कह रहे हैं कि कुछ सख्त फैसले निगरान सेटअप को करने पड़ेंगे, अभी जो रिसेंटली आर्टिकल 230 को अमेंड किया है, ये मेरे हवाले से आप लोगों की इस पर भी राय चाहूंगी। तो क्विकली बता दूं कि जो सेक्शन 230 है जिसमें जो तरमीम की गई है वो तरमीम की क्या गई है। इसमें कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जरूरी फैसले कर सकेगी, नंबर 1। निगरान हुकूमत नए आलमी मुआहदे नहीं कर सकेगी, नंबर 2। निगरान हुकूमत जारी मुआहदों की तकमील और दस्तखत कर सकेगी। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज ये है कि निगरान सेटअप को इतना पावरफुल बना दिया जाएगा कि कहीं ये ना हो कि इसको एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन हुकूमत कहती है हमें टेक्निकली जरूरत है। सो आपके नजदीक शहबाज, ये जो 3 मैंने क्लॉजेस पढ़ी हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि जो मजीद टैक्सेशन ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये निगरान हुकूमत के खाते में जाएगी, जो प्राइसेस बढ़ानी है वो निगरान हुकूमत की, IMF की सख्त शराइत केयर टेकर गवर्नमेंट पूरी करेगी? ये जो बात टैक्सेशन शायद केयर टेकर्स के टाइम पे ना आए, वो ये क्यों ना आए क्योंकि पहले जो 3 माह का हदफ है FBR को 1974 अरब रुपए का IMF ने इनको 3 माह के लिए दिया।
اگر لیٹس اس میں کوئی یہ مس بھی کر جاتے ہیں تو اس کا جو ریویو ہوگا، جیسے ابھی خرم صاحب بتا رہے تھے، وہ اینڈ اکتوبر ارلی نومبر میں ہوگا. الیکشنز ہوں گے اس وقت تک، اگر ہو جاتے ہیں الیکشن ہوپ فلی تو نئی گورنمنٹ آ جائے گی، تو ریویو میں وہ چیزیں آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، اگلی گورنمنٹ آ کے میئرز دے سکتی ہے. یہ جو ترامیم آئی ہیں 3 قوانین کے اندر، یہ اس لیے آئی ہیں، اور اس کو آپ لنک کریں اسحاق ڈار صاحب کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیچر ہے اس کے ساتھ، یا اس کی جگہ ان کی جگہ پہ کوئی بھی نون لیگ کا اپوائنٹڈ بندے آ جاتے ہیں. جو کام شروع ہوا ہے کچھ، جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ، دبئی کو جو سی پورٹس ہیں اس کا لیز پہ دینا کنسیشن اگریمنٹ کے تحت، جس میں انہوں نے 2 ان کو ٹرمینلز دے دیے ہیں، ایک دے دیا یا دو دے دیے، اور 2 شاید اور، یا ایک شاید پہلے دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ پاکستان سوورن انویسٹمنٹ ویلتھ فنڈ وہ بننے جا رہا ہے، اور اوور اینڈ ابو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے جو کچھ منصوبے ہیں وہ چیزیں اب انیشیٹ ہو چکی ہیں. وہ سارے کام کرنے کے لیے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کیا گیا، تاکہ بیچ میں 3 سے 4 ماہ کا اگر گیپ آتا ہے تو وہ گیپ نہ آئے. سو دس از دی ہول پلان. ڈار صاحب کا جو نامینیشن تو خیر نہیں تھی، ابھی جو ان کے وہ کنسیڈریشن تھی وہ اسی پلان کے تحت تھی کہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے کیئر ٹیکر کو امپاور کرنا ہے، متحدہ عرب امارات اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جانا ہے، اور ان سب کو سپروائز ڈار صاحب نے کرا. سو دس از دی ہول کانٹیکسٹ آف اٹ.